यस डी स्टूडेंट, दिस इज रेनू एंड वेलकम बैक टू एसकेवीपी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आज के इस सेशन के लिए प्रॉपर रेडी होंगे, है ना। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं बीए इंग्लिश थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर को, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिट 6 को। और यूनिट 5 में हमने देखा था उसमें एलिजाबेथन यानी कि रेजिडेंस यानी कुछ पुनर्जागरण के बारे में बताया गया था, जिसमें कुछ मेन पोएट के बारे में बताया गया था और एक सोनेट नाम की कविता थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। अगर आप नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके इसके प्रीवियस क्लास को देखेंगे। तो आज का जो क्लास रहने वाला है बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे 17th एंड 18th सेंचुरी को, है ना। और जिसमें हम देखेंगे न्यू क्लासिकल ग्रोथ को, जिसमें रोमांटिक फ्रेंच में हम देखेंगे प्रोज पोएट्री और इसमें ड्रामा वगैरह को हम सीन करेंगे। तो बच्चों क्लास को स्टार्ट करने के पहले हम देख लेते हैं कि इसके जो टॉपिक रहने वाले हैं वो क्या क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीए इंग्लिश थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के लिए क्लास चल रहा है। हमारा जो यूनिट है वो है यूनिट 6, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं 17th एंड 19th सेंचुरी को। और इसमें हमारा जो टॉपिक रहने वाला है बच्चों वो क्या क्या रहने वाला है, तो टॉपिक को हम देख लेते हैं। हमारा टॉपिक क्या क्या है। हमारा टॉपिक है न्यू क्लासिकल ग्रोथ ऑफ द नॉवेल, है ना। और इसमें हम पढ़ेंगे प्रीस्क्योर्स ऑफ द रोमांटिज्म, फ्रेंच रेवोल्यूशन, और इसमें हम पढ़ेंगे रेवोल्यूशन ग्रोथ ऑफ द रोमांटिक। और इसमें आगे हम देखेंगे तो हमारा लिटरेचर मिलेगा, और लिटरेचर के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलेंगी आपको, प्रोज मिल जाएगा, पोएट्री मिल जाएगा, ड्रामा एंड नॉवेल मिल जाएगा, ड्रामा एंड नॉवेल। ओके, ये सारे टॉपिक हैं और इस टॉपिक के अंदर अब हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारी चलने वाली हैं एक एक करके। ओके, तो अगर हम बच्चों नियो क्लासिकल की बात करें तो इसकी जो टाइमिंग पीरियड है वो है 1660 से लेकर के और लास्ट तक का है 1798 तक, जिसमें हम जानते हैं कि न्यू क्लासिकल क्या होता है, एक नव शास्त्रीय युग होता है जिसे हम शास्त्रियों का विचार का नया रूप कह सकते हैं, और उसी को हम नियो क्लासिकल कहते हैं, है ना, नियो क्लासिकल एज। अब अगर हम इसके मीन्स की बात करें तो देख लेते हैं हमारा जो नियो क्लासिकल होता है बच्चों, नियो क्लासिकल, वेट अ मिनट। नियो क्लासिकल को आपको पता है कि आप सभी जानते हैं नवशास्त्रीय युग कहा जाता है। इसका टाइम पीरियड 1660 है और 1798 है। अगर न्यू क्लासिकल की मीनिंग यानी कि इसके अर्थ की बात करें तो न्यू फ्रॉम द क्लासिकल आइडियाज, यानी कि नवशास्त्रीय युग का अर्थ है शास्त्रीय विचारों का नया रूप। इतना आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। अगर हम टाइम डिवीजन की बात करें यानी काल विभाजन की बात करें बच्चों, तो काल विभाजन में हम देखेंगे कि जो इसका रेस्टोटेन एज है वो 1660 से लेकर के 1700 तक है। अगस्टन एज की अगर हम बात करें तो 1745 तक है। 1745 से 1798 तक का हमारा एज ऑफ जॉनसन है। ओके, अगर हम हिंदी में तो आप देख ही रहे हैं, ये पुनर्स्थापना युग कहते हैं हम रेस्टोरेशन को, फिर अगस्टन युग कहते हैं, फिर जॉनसन युग कहते हैं। ये इसका टाइम पीरियड है। और अब हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे इसमें कैरेक्टराइज ऑफ नियो क्लासिकल एज, है ना। तो जब हम कैरेक्टराइज करेंगे यानी कि नवशास्त्रीय युग का, तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि नियो क्लासिकल एज ऑफ इंग्लिश यानी कि इम्फेसिस ऑफ रीजन एंड लॉजिक यानी कि तर्क और बुद्धि पर जोर, इम्पॉर्टेंस रूल ऑर्डर एंड द डिसिप्लिन यानी कि नियम अनुशासन और व्यवस्था का क्या जो नियम होता है, जो महत्व होता है उसको, इमिटेशन ऑफ क्लासिकल रोमन एंड ग्रीक राइटर यानी कि रोमन और ग्रीक राइटर के जो नकल होते हैं उसको इमिटेशन कहते हैं। स्टेयर वाज द कॉमन स्टाइल यानी कि व्यंग शैली का प्रयोग किस तरह से होता है उसको भी हम देख लेंगे। ओके, अब हम रेस्टोरेशन एज की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिले, इसका टाइमिंग पीरियड क्या होता है, 1660 से लेकर के 1700, जिसमें हमने पहले ही देखा था, है ना। और इनमें क्या है, किंग चार्ल्स सेकेंड वाज द रिस्टोर्ड टू द थ्रोन यानी कि किंग चार्ल्स इसमें द्वितीय की सत्ता में क्या हुई थी, इनकी रिटर्निंग हुई थी यानी कि इनकी वापसी हुई थी, जिनका नाम था किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स जो रिटर्न होके आए थे सत्ता में। लिटरेचर फोकस्ड ऑन द सोसाइटी मैनर्स एंड द रियलिज्म यानी कि साहित्य समाज और शिष्टाचार क्या होते हैं, यथार्थ पर हमेशा केंद्रित होते हैं। साहित्य समाज शिष्टाचार क्या होते हैं, यथार्थ पर हमेशा केंद्रित होते हैं। ड्रामा बिकम मोर ओपन ऑफ्टन इमोरल यानी कि नाटक जो हुआ वो हमेशा क्या होता है, खुला होता है और कई बार अनैतिक हो जाता है। कभी कभी यहाँ पे क्या हो जाता है,
इमोरल हो जाता है, यानी कि अनैतिक हो जाता है। अगर हम इसी में इम्पॉर्टेंट राइटर की बात करें तो देखेंगे इम्पॉर्टेंट राइटर ऑफ द रेस्टोरेशन एज यानी कि जॉन ड्राइडन है इसमें, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश क्राइटिस में कहा जाता है, जिनको अंग्रेजी समालोचना का जनक कहा जाता है। तो अगर हम इम्पॉर्टेंट राइटर की बात करेंगे तो इम्पॉर्टेंट राइटर में हमारे जॉन ड्राइडन आ जाएंगे, जिनको फादर ऑफ इंग्लिश क्राइटिस में यानी कि समालोचना, क्राइटिस का मतलब समालोचना होता है, अंग्रेजी समालोचना के जनक। और दूसरे हमारे आएंगे विलियम कॉनग्रीव, जिनको फेमस ड्रामा टिस्ट कहा जाता है, यानी कि प्रसिद्ध जो हैं वो नाटककार थे, विलियम कॉनग्रीव। अगर हम अगस्टन की बात करें तो अगस्टन को हम देख लेते हैं बच्चों फटाफट। अगस्टन एज क्या होता है 1700 से लेकर के 1745 तक, और नोन एज ऑफ द पोप एंड स्विफ्ट, यानी कि पोप और स्विफ्ट का युग इनको कहा जाता है। लिटरेचर फोकस्ड ऑन द स्टेट एंड द सोसाइटी, यानी कि साहित्य में व्यंग और समाज पर ध्यान केंद्रित करना। राइटर इमिटेटेड रोमन पोएट हॉर्स, यानी कि जो लेखक होते हैं रोमन कवि, जैसे होरेस की आती है एक शैली, उसको क्या किया था इन्होंने, अपना लिया था, होरेस की शैली को अपनाया था इन्होंने। और इसमें अगर हम इम्पॉर्टेंट राइटर अगस्टन एज की बात करें बच्चों तो इसमें हम देखेंगे अगस्टन एज में इम्पॉर्टेंट राइटर्स ऑफ द अगस्टन एज। तो अगस्टन एज में कौन मिलते हैं, अलेक्जेंडर पॉप मिलते हैं, और यहाँ पे द रोप ऑफ द लॉक है ना, द रेप ऑफ द लॉक इन्होंने क्या किया था, राइट किया था। जॉनथन स्विफ्ट की बात करें तो इन्होंने गुलिवर की यात्रा यानी कि गुलिवर ट्रैवल्स की यात्राएं इन्होंने लिखी थी। और आगे हम अगर बात करें तो देखेंगे एज ऑफ जॉनसन की। तो एज ऑफ जॉनसन का टाइम पीरियड आपने पहले देख लिया है। एज ऑफ जॉनसन का टाइम पीरियड क्या है 1745 से लेकर के 1798 तक, जिसमें क्या आता है, नेम्ड आफ्टर सैमुअल जॉनसन आता है। सैमुअल जॉनसन जी हैं जिनके नाम पर ये क्या होता है, आधारित होता है। एज जॉनसन जो है वो सैमुअल जॉनसन के नाम पर ही आधारित है। हमेशा इस बात को याद रखेंगे कि हमारा जो ये एज ऑफ जॉनसन है वो सैमुअल जॉनसन के नेम पर ही ये पूरा टाइम पीरियड क्या है, आधारित है, डिफरेंट है। मार्क द ट्रांजिशन ऑफ द रोमांटिक्स, यानी कि वह युग रोमांटिक युग में की ओर संक्रमण का क्या करता है, प्रतीक देता है। राइज ऑफ नॉवेल्स इन द पीरियड, यानी कि इस समय उपन्यासों का क्या हुआ था, उदय हुआ था। राइज ऑफ द नॉवेल इन द पीरियड, यानी कि इस समय उपन्यासों का उदय हुआ था। इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स की अगर हम बात करें तो इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स में हम देखेंगे बच्चों कि डैनियल डेफोर, रॉबिन्सन क्रूजो, डैनियल डेफोर, रॉबिन्सन क्रूजो, यहाँ पे इनके इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट थे ये इम्पॉर्टेंट नॉवलिस्ट। सैमुअल रिचर्डसन पैमेला इनका नाम था, और ये भी नॉवेलिस्ट में थे। हेनरी फील्डिंग टॉम जॉनसन, ये भी इनका इम्पॉर्टेंट नॉवेल था। ग्रोथ ऑफ द नॉवेल की बात करें हम बच्चों तो ग्रोथ ऑफ द नॉवेल में हम देखेंगे कि इसमें ग्रोथ ऑफ द नॉवेल, तो ग्रोथ ऑफ नॉवेल की बात करेंगे और इसमें हम देखेंगे द नॉवेल इज अ लॉन्ग फिक्शनल नैरेटिव इन द प्रोज, यानी कि नॉवेल जो होता है, जो उपन्यास होता है, वो एक लंबा लॉन्ग फिक्शनल, लंबा और काल्पनिक क्या होता है, नैरेटिव प्रोज यानी कि रचना होती है। बिफोर द 18th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर हैड द पोएट्री एंड ड्रामा ऑफ द डोमिनेंट फॉर्म्स, यानी कि 18वीं शताब्दी से पहले जो अंग्रेजी साहित्य में कविता और नाटक थे वो प्रमुख रूप से बहुत ही फेमस थे। The novel began to grow as people become more literature and publisher expanded। जैसे जैसे लोग क्या हुए, थोड़े से शिक्षित हुए, जैसे जैसे लोग थोड़े से साक्षर हुए, उसी हिसाब से क्या हुआ, उसके अकॉर्डिंग प्रकाशन बढ़ा। उपन्यास का जब प्रकाशन बढ़ने लगा तो उपन्यास का क्या होने लगा, थोड़ा थोड़ा सा विकास भी होने लगा।
The 18th century is the considered the birth period of the modern English novel, यानी कि 18th यानी कि 18वीं शताब्दी है ना, 18th century 18वीं शताब्दी कंसीडर द बर्थ पीरियड यानी कि आधुनिक अंग्रेजों और उपन्यासों का क्या हुआ था, इसमें इनका बर्थ ऑफ टाइम पीरियड यानी कि जन्मकाल माना जाता है। डैनियल की अगर हम बात करें बच्चों तो डैनियल को देख लेंगे कि डैनियल डेफोर जो थे वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉवलिस्ट विथ द वर्क ऑफ द रॉबिन्सन क्रूजो। 1719 में डैनियल डेफोर जो थे वो सबसे पहले उपन्यासकारों में से एक थे और रॉबिन्सन क्रूजो 1719 में उनका प्रमुख कार्य है। रॉबिन्सन क्रूजो का 1719 में उनका सबसे प्रमुख कार्य रहा है। Defoe used realized narration of the genre-like style. Yes, absolutely. Defoe used realized narration and the genre-like style. यानी कि डेफो जो था वो यथार्थवादी था, वर्णन और डायरी जैसी शैलियों का क्या करता था, हमेशा प्रयोग करता था। डैनियल डेफोर का नाम आपने आज सुना ही होगा। सैमुअल जो थे, सैमुअल रिचर्डसन इंट्रोड्यूस्ड द एपिस्टोलरी नॉवेल इन द लेटर फॉर्म, यानी कि सैमुअल रिचर्ड्स जो थे उन्होंने पत्र रूप में उपन्यास क्या किया था, लिखा था और जिसका नाम क्या था, एपिस्टोनी है ना, एपिस्टोलरी नॉवेल जिसको लिखा था सैमुअल रिचर्डसन ने। सैमुअल रिचर्डसन इनका फेमस नॉवल था ये, फेमस नॉवेल ओके, फेमस नॉवेल। और अब इसी में हम आगे चलें और देखें कि जो पैमेला थी उनका क्या योगदान था। हिज नॉवेल पैमेला है ना, हिज नॉवेल पैमेला 1714 was the moral and the सेंटिमेंटल स्टोरी। उनका उपन्यास जो था वो पैमेला था जो 1740 में एक नैतिक और भावनात्मक कहानी के रूप में पाई गई थी। हेनरी फील्डिंग की बात देखेंगे। हेनरी फील्डिंग जो थी रिएक्टेड टू द रिचर्डसन एंड द रोड टॉम जॉनसन 1749। हेनरी फील्डिंग ने रिचर्डसन की शैली के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप टॉम्स जोन्स जैसे 1749 में लिखा। प्रतिक्रिया के रूप में टॉम्स जोन जो है उन्होंने 1749 में लिखा था। फील्डिंग यूज द स्टेयर, फील्डिंग यूज स्टेयर ह्यूमर एंड द विविड कैरेक्टर, यानी कि फील्डिंग ने जो व्यंग्य, हास्य और सजीव पात्रों का क्या किया था, इसमें यूज किया था, प्रयोग किया था। Later novelists like the Lawrence strain of the experimented with the style tragedy of the Sanji। तो देखेंगे यहाँ पे कि जब ये फील्डिंग, व्यंग और हास्य का, सजीव का पात्रों का प्रयोग कर दिया गया तो बाद में क्या हुआ, बाद में लॉरेंस स्टर्न जैसे उपन्यासकारों ने शैली में प्रयोग क्या किए थे, ट्रिस्टर्म सैंडी जैसा है ना, ट्रिस्टर्म सैंडी जैसा नॉवेल ओके। एक नॉवेल थे ऐसे, देखो कितने अजीबो गजीब भयानक से नॉवेल आपको मिल रहे हैं। द राइज ऑफ द मिडिल क्लास इन्फ्लुएंसेड द कॉन्टेक्ट ऑफ नॉवल, यानी कि मध्य वर्ग के अगर उभार के उपन्यास में हम देखें, उसके सब्जेक्ट को देखें, उसके विषय वस्तु को देखें तो उन्होंने क्या किया था, बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाला था, बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। नॉवेल बिकम अ रिफ्लेक्शन ऑफ रियल लाइफ ऑफ मोरल एंड इमोशंस, यानी कि जो उपन्यास हैं वो यथार्थ जीवन में क्या करते हैं, नैतिकता को और भावनाओं को हमेशा प्रतिबिंब बना के रखने लग जाते हैं या उसमें प्रतिबिंब बनने लगते हैं। वुमेन बिगिन रीडिंग एंड इवन राइटिंग नॉवेल्स, यानी कि स्त्रियां उपन्यास पढ़ने और लिखने लग गई थी। यहाँ पे वुमेन को क्या मिला था, थोड़ा सा सहयोग मिला था और जिसके कारण से इन्होंने उपन्यास पढ़ना भी सीख लिया था और लिखना भी सीख लिया था।
Thus the 18th century laid the foundation the modern English novel। अगर हम बात करें बच्चों इसमें तो देखेंगे Thus the 18th century laid the foundation of the modern and English novel, यानी कि इस प्रकार क्या हुआ था, 18वीं शताब्दी में आधुनिक अंग्रेजी उपन्यास की नींव रखी गई थी। प्रेसिक्यूशन ऑफ द रोमांटिक एज में, यानी कि यहाँ पे अब हम देखेंगे इस रोमांटिक एज का ऑफिशियली अराउंड, है ना, ऑफिशियली अराउंड देखेंगे। रोमांटिक्स ऑफिशियली बिगन अराउंड 1798 विद द वर्ड्सवर्थ एंड द कॉलब्राइज, यानी कि रोमांटिक युग जो है वो आधिकारिक रूप से 1798 में वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के साथ शुरू हुआ था। किसके साथ शुरू हुआ था, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के साथ यहाँ पे बच्चों देखेंगे शुरू हुआ था। बट इट रूट्स वेयर ऑलरेडी विजिबल इन अर्लियर पोएट्स ऑफ राइटर, लेकिन इनकी जड़ें जो थी वो पहले कवियों और लेखकों में पहले ही दिखाई देने लग गई थी। जैसे कोई काम किसी को करना होता है, जैसे किसी को एग्ज़ाम क्रैक करना रहता है तो उसके अंदर की मेहनत पहले ही दिख जाती है कि ये बच्चा ऐसा कर सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो जड़ें थी वो पहले ही कवियों और लेखकों के अंदर दिखाई देने लगी थी। कौन से एज की बात हो रही है, रोमांटिक युग की बात हो रही है। These early influence of the called precursor of the romanticism, यानी कि इन प्रारंभिक प्रभावों का रोमांटिकता पूर्वगामी कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, रोमांटिकता इनमें पूर्वगामी कहा जाता है। They broke away from strict classical rule and focused on emotion, nature and individual है ना। इंडिविजुअलिटी में क्या हो जाएगा, उन्होंने कठोर शास्त्रीय नियमों से हटकर भावना, प्रकृति और व्यक्तिगत सोच पर ध्यान देना शुरू कर दिया, यानी ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। थॉमस ग्रे की अगर हम बात करें बच्चों तो थॉमस ग्रे को भी हम फटाफट देख लेते हैं। थॉमस ग्रे एल्गी राइटन इन अ कॉन्ची चर्चयार्ड शोड डीप पर्सनल फीलिंग एंड द नेचर, यानी कि थॉमस ग्रे की जो कविता है एलिजी में गहरी व्यक्तिगत भावना और प्रकृति का चित्रण किया गया है। किसका चित्रण किया गया है बच्चों, एलिजी में गहरी व्यक्तिगत भावना और प्रकृति का चित्रण किया गया है इसमें चर्चयार्ड में। विलियम कॉलिंस एंड जेम्स थॉमसन सेलिब्रेटेड नेचर एंड द इमेजिनेशन। विलियम कॉलिंस और जेम्स थॉमसन ने प्रकृति और कल्पना का गुणगान किया। क्या किया, विलियम कॉलिंस और जेम्स थॉमसन ने प्रकृति और कल्पना का गुणगान किया। यहाँ पे देखेंगे आगे, जेम्स मैकफर्सन ओशियन पोएम्स इंट्रोड्यूस ऑफ द हीरोइन पैशन ऑन द सेल्टिक मिथ्स, यानी कि जेम्स मैकफर्सन जो था वो ओशियन की कविताएं हमेशा क्या करता था, वीरता, जैसे हीरोइक पैशन है तो सेल्टिक मिथिकों में क्या किया था, दिखाया था। यानी कि यहाँ कहेंगे अगर हम बात तो जेम्स मैकफर्सन की आशियन की कविताएं जो थी वो वीरता में सेल्टिक मिथिकों को दिखाया गया था, दर्शाया गया था। These work focused on emotion rather than reason, इन रचनाओं में तर्क के बजाय किस पे दिया गया है, भावना पे जोर दिया गया है। इस रचनाओं में तर्क के बजाय भावना पर जोर दिया गया था, है ना। प्री रोमांटिक यूज्ड इन सिंपल रूलर्स सेटिंग rather than courtly of artificial theme, पूर्व रोमांटिक लेखकों में दरबारी या बनावटी विषयों के बजाय सरल ग्रामीण पृष्ठभूमि का प्रयोग किया गया। ओके, ये बच्चों इस देखो सेशन में एक एक चीज़ें, यानी कि यूनिट के अंदर जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उस टॉपिक का एक एक निचोड़ इस सेशन के अंदर आपको बताया जा रहा है। और ऐसा सेशन आपको शायद YT पे नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे आप खोज डालेंगे नहीं मिलेगा आपको।
दे इन्फ्लुएंस द मेजर रोमांटिक पोइट्स लाइक वर्डवर्थ, कोलब्रिज एंड द ब्लैक। यानी कि उन्होंने प्रमुख रोमांटिक कवियों जैसे वर्ड्सवर्थ, कोलब्रिज और ब्लेक को क्या किया था, यहाँ पे इफेक्ट डाला था, यानी कि प्रभावित किया था। अब कंक्लूजन क्या आता है बच्चों, कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो देखेंगे प्रोसिक्यूशन ऑफ द रोमांटिकिज्म प्रिपेयर्ड द ग्राउंड फॉर द इमोशनल नेचर एंड द इमेजिनेटिव फोकस ऑफ द रोमांटिक पोएट्री। रोमांटिकता के पूर्वगामी लेखकों ने भावना, प्रकृति और कल्पना पर आधारित कविता के लिए क्या किया था, जमीन तैयार की थी। क्या किया था बच्चों, इन्होंने जमीन तैयार की थी। तो आज का सेशन आपको बच्चों कैसा लगा, बहुत ही जबरदस्त सेशन है ना। इसमें आपका एक एक डाउट क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कि कौन से टाइम पीरियड के बाद कौन सा टाइम पीरियड आ रहा है, फिर कौन से यहाँ पे देखेंगे क्लासिकल ग्रोथ आपने देखा, नॉवेल देखा, प्रोसिक्यूशन देखा, फिर रोमांटिक्स देखा, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा, रोमांटिक लिटरेचर देखा, लिटरेचर में आपने प्रोज, पोएट्री और ड्रामा का नॉवेल भी देखा, है ना। इस क्लास में बच्चों आपने बहुत सारे टॉपिक को कवर किया है। कैसी लगी ये क्लास आप ज़रूर बताएंगे और कमेंट सेशन में बताते रहेंगे कि आपको यूनिट 7 में क्या क्या चीज़ें चाहिए, जैसे आपको पीवाईक्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सारी बातें भी आप बताएंगे। और कौन से टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उसको भी कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, ठीक है। तब तक बने रहिए एसकेवीपी के इसी यूट्यूब चैनल पे। फिर मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी एक नए और अच्छे सेशन के साथ। थैंक यू क्लास।